हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिक्स क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 और इसका नाम है वाइटल विलेजेस और थ्राइविंग टाउन्स। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही बड़े बड़े जो विलेजेस हैं उनके बारे में, और किस प्रकार से उस समय जो टाउन्स थे और डेवलप हो रहे थे उनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत सारी नई जानकारियाँ आपको मिलने वाली है। तो चलो करते हैं इस शानदार वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आज से लगभग 3000 ईयर्स एगो की अगर हम लोग बात करें तो उस समय में हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था उसमें आयरन के टूल्स जो है वो एग्रीकल्चर में काम में लिए जाते थे। जैसे कि आपको सामने दिखाई दे रहे हैं टोंग्स, एक्स और सिकल। ये जो आयरन के टूल्स हैं ये उस समय पे काम में लिए जाते थे। आज तो हमारे लिए जो आयरन है ये एक बहुत ही कॉमन मेटल है, इसको आसानी से हम लोग देख सकते हैं और काम में ले सकते हैं। लेकिन उस समय पे लगभग आज से 3000 ईयर्स पहले की अगर हम लोग बात करें तो उस समय आयरन की जो है बिल्कुल शुरुआत ही हुई थी। और उस समय पे आयरन जो है वो बहुत मुश्किल से लोगों को मिलता था। और ये जो लोग हैं वो आयरन के टूल्स और वेपन्स काम में लिया करते थे। और ये हमें जो मिले हैं वो इनके मेगालिथिक बरियर्स जो हैं, इसका मतलब बड़े स्तर पे जो लोगों को दफनाया गया था वहां से मिले हैं। इनके बारे में आप चैप्टर 4 में पहले से पढ़ चुके हैं। लगभग 2500 ईयर्स पहले की हम लोग बात करें तो वहां पे हमें ये देखने को मिलता है कि आयरन के टूल्स जो हैं उन्हें बहुत अधिक मात्रा में काम में लिया गया, और इनको फॉरेस्ट को साफ करने के लिए और उसी के साथ साथ में किसी प्रकार की कटाई वगैरह जो है उसको करने के लिए भी काम में लिया गया है। अब हमने देखा कि जो प्लो शेयर है वहां पे वो भी काम में लिया गया है। प्लो शेयर का मतलब होता है एक ऐसा आयरन टूल जिससे जो जमीन की जो मिट्टी होती है उसको थोड़ा काटा जाता है ताकि आसानी से पौधा जो है वो उसके अंदर जा सके। अगर मिट्टी को थोड़ा सा काट के उपजाऊ बनाया जाता है तो फिर वो खेती बाड़ी या एग्रीकल्चर करने में बहुत सहजता या आसानी होती है। तो ये प्लो शेयर भी उस समय पे काम में लिया जाता था। अगर हम लोग बात करें कि उस समय पे कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि इरिगेशन को बढ़ाने के लिए काम में लिए जाते थे, तो बहुत सारे स्टेप्स हमें देखने को मिलते हैं। किंग्स और किंगडम्स की अगर हम लोग बात करें तो किंग्स और किंगडम कभी भी आसपास के जो गांव हैं वो अगर फ्लरिश नहीं करते हैं, वो अगर आगे नहीं बढ़ते हैं, तो किंग्स और किंगडम्स हैं वो भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इस समय बहुत सारे नए नए टूल्स और ट्रांसप्लांटेशन का सिस्टम बढ़ा, और इसी के साथ साथ में प्रोडक्शन बढ़ा और इरिगेशन भी बढ़ा। इरिगेशन जब बढ़ा तो इसके साथ साथ में लोगों ने कैनाल्स, वेल्स, टैंक्स और आर्टिफिशियल लेक्स हैं उनको भी बनाना शुरू कर दिया जिनसे वो अपनी खेती में अच्छे रिजल्ट्स लेके आ सकें। इन गांवों में कौन रहते थे उनके बारे में हम लोग जानते हैं। इन गांवों में 3 प्रकार के लोग जो हैं वो ज्यादातर रहा करते थे। अगर हम लोग बात करें सदर्न और नॉर्दर्न पार्ट्स हमारे सब कॉन्टिनेंट के, तो वहाँ पे जो तमिल रीजन है वहाँ पे लैंड ओनर्स रहा करते थे जिन्हें वेलेलार कहा जाता था। और साधारणतः प्लोमैन जो किसान वगैरह हैं वो उन्हें उज्वर कहा जाता था। और लैंडलेस लेबरर्स जिनके पास जमीन नहीं थी, वो केवल मजदूर थे, जिनमें स्लेव्स हैं, उनको अक्सर कड़ाईसियार और अडमई कहा जाता था। अगर हमारे कंट्री की नॉर्दर्न पार्ट की हम लोग बात करना चाहें तो वहां पे विलेज का जो हेडमैन या मुखिया होता था उसे हम लोग कहते थे ग्राम भोजका। ग्राम भोजका जो है एक ऐसी पोस्ट है जो सदियों से जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रही है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी परिवार में कोई व्यक्ति ग्राम भोजका बनता है तो उसकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी अपने आप ग्राम भोजका बन जाएगी। ग्राम भोजका जो है वास्तव में इस गांव का जो सबसे बड़ा लैंड ओनर होता था वो हुआ करता था। और उसके पास अक्सर स्लेव्स, काम करने के लिए मजदूर, खेत में काम करने के लिए बहुत सारे लोग हुआ करते थे। उसी के साथ साथ में वो बहुत अधिक पावरफुल हुआ करता था। किंग जो है कई बार उसकी सहायता गांव से टैक्स को कलेक्ट करने में भी लिया करता था। वह कई बार जज के रूप में या पुलिसमैन के रूप में भी काम कर लेता था। तो उस समय के जो ये पुराने गांव हैं वहां पे ग्राम भोज का जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुखिया जो व्यक्ति है वो हुआ करता था। इसके साथ साथ में हम लोग ये जान लें कि ग्राम भोज का जो है उसके अलावा कुछ इंडिपेंडेंट फार्मर्स हुआ करते थे, उन्हें गृहपतीज कहा जाता था, जो छोटे छोटे किसान हुआ करते थे। इनमें कई मैन
वुमेन जैसे कि दासा, कर्मकारा, जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी, वो भी यहाँ पे काम करके अपने जीवन को चलाया करते थे। तब जो गांव थे, उनमें कई क्राफ्ट पर्सन्स जैसे कि ब्लैक स्मिथ, पोटर, कारपेंटर, वीवर, ये लोग भी रहा करते थे। अगर पुराने तमिल कंपोजिशंस की हम लोग बात करें, तो आपने एक नाम अक्सर सुना होगा, संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर जो है, जिसे लगभग 2300 ईयर्स पहले कंपोज किया गया था। संगम लिटरेचर वास्तव में किसी एक व्यक्ति के द्वारा या एक कवि के द्वारा नहीं लिखा गया है। ये संगम का मतलब है बहुत सारे जो लेखक या जो कवि हैं, उनका संगम या उनकी असेंबली हुआ करती थी, और वहां पे जो पोइट्स होते थे, उनके द्वारा जो ये रचनाएं होती थी, वो इस संगम लिटरेचर में हम लोगों को देखने को मिलती है। इन सिटीज के बारे में हम लोग स्टोरीज से, ट्रेवलर से, स्कल्पचर से और आर्कियोलॉजी से भी जान सकते हैं। आपने जातक स्टोरीज के बारे में सुना होगा, जातक टेल्स के बारे में सुना होगा। ये ऑर्डिनरी लोगों की कहानियां हैं, और इन्हें लिखा गया और बुद्धिस्ट मॉन्क्स के द्वारा इन्हें प्रिजर्व भी किया गया। यहाँ पे इस बुक के अंदर आपको एक जातक स्टोरी जो है वो बताई गई है, किस प्रकार से इसमें एक गरीब आदमी है वो अमीर बन जाता है। तो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो इस प्रकार से है कि एक गरीब आदमी होता है जो एक शहर में रहता है, उसके पास एक मरा हुआ चूहा रहता है। वो मरे हुए चूहे से अपना काम शुरू करता है। उसे एक होटल में एक कॉइन के बदले में एक कैट के लिए वो होटल वाले को बेच देता है। एक दिन तूफान आता है, राजा का जो गार्डन होता है वो ब्रांचेज और लीव से भर जाता है। गार्डनर बड़ा ही कंफ्यूज होता है कि ये सारा जो कचरा है कैसे साफ करूं। यंग मैन ने उसे ऑफर किया कि मैं तुम्हारे गार्डन को साफ कर सकता हूं, अगर ये वुड और लीव्स तुम मुझे रखने को दे दो। गार्डनर इस बात के लिए तुरंत तैयार हो गया। यंग मैन ने फटाफट कुछ छोटे बच्चे जो कि खेल रहे थे, उनको तैयार किया कि अगर तुम मेरा थोड़ा थोड़ा काम करते हो तो मैं तुम्हें स्वीट्स दे दूंगा, और तुम्हें हर एक स्टिक और लीफ को यहाँ से उठाना होगा। थोड़ी देर में वहां से सारा कचरा उठा लिया गया और इसे गेट के बाहर डाल दिया गया। और उसी समय किंग का जो पोर्टर है वो वहां से गुजर रहा था। उसे फ्यूल के लिए कुछ लकड़ियां चाहिए थी, और उस यंग मैन ने उसको ये दे दी, और इससे भी उसने पैसा कमा लिया। अब यंग मैन के पास में एक और विचार आया। उसने एक बहुत बड़ा पानी का जार ले लिया और सिटी के गेट के पास चला गया। वहां पे 500 के लगभग ग्रास कटर्स थे। वो बहुत थके हुए थे, काम कर रहे थे। उसने उन सबको पानी पिलाया, और पानी पिलाने के बाद में उन लोगों ने कहा कि हम तुम्हारी क्या सहायता कर सकते हैं। तो उसने कहा कि जब मैं आपको कहूं तब आप मेरी सहायता कर देना, अभी मुझे आपकी सहायता नहीं चाहिए। और उसके साथ में उसने एक व्यापारी को भी अपना दोस्त बना लिया। एक दिन व्यापारी ने उसे बताया कि कल एक हॉर्स का डीलर जो है वो अपने 500 घोड़ों के साथ में यहाँ आने वाला है। ऐसा सुन के वो व्यक्ति जो है वो ग्रास कटर्स के पास में गया और उनसे कहा कि सब लोग मुझे एक एक ग्रास का बंडल दे दो, और मुझसे ये वादा करो कि अपनी ग्रास तब तक नहीं बेचोगे जब तक मेरी ग्रास जो है बिक नहीं जाती है। अब जैसे ही वो हॉर्स डीलर आया तो उसे कहीं पे भी घास नहीं मिली। अब वो सीधा इस यंग मैन के पास में आया और उसने उससे 1000 कॉइन्स दिए और घास ले ली। इस प्रकार से एक आदमी है जिसने अपना काम एक कॉइन से शुरू किया और वो 1000 कॉइन्स तक पहुंच गया। ऐसी कहानी जातक टेल्स में, जातक स्टोरीज में बताई गई है। उस समय के जीवन के बारे में जानने के लिए हमें बहुत सारे एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। इनमें कुछ स्कल्पचर्स हैं जिनमें कर्व किया गया है लोगों को, जो कि टाउन या विलेज में और साथ ही साथ में फॉरेस्ट में भी आते जाते थे। और बहुत सारे स्कल्पचर्स ऐसे हैं जो रेलिंग, पिलर, बिल्डिंग के गेटवे आदि पे भी लगाए गए हैं, जिनको अक्सर लोग विजिट करते हैं। बहुत सारी सिटीज ऐसी थी जो आज से लगभग 2500 ईयर्स एगो जो हैं वो महाजनापदास की कैपिटल रही होंगी। इनके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ये जो हैं ये चारों तरफ से बहुत बड़े बड़े किले और दीवारों से घिरी हुई थी। बहुत सारी सिटीज ऐसी थी जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सारे पोर्ट्स और सेरेमिक रिंग्स जो है उनको अरेंज रोज में पाया था, और इन्हें रिंग वेल्स कहा जाता है। ये कोई विशेष प्रकार के यहाँ पे टॉयलेट्स भी हो सकते हैं जिनमें ड्रेन्स और गार्बेज और डंपिंग सिस्टम भी हुआ करता था। और ये रिंग वेल्स जो हैं वो इंडिविजुअल हाउस में पाए गए हैं। हम लोगों को पहले से मार्केट्स और ऑर्डिनरी लोगों के जो घर हैं उनके बारे में बहुत कम सूचनाएं मिली हैं।
शायद तक अभी तक आर्कियोलॉजिस्ट इनको खोद नहीं पाए हैं। लेकिन राजा महाराजा या जितने बड़े लोग थे उनके बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। और आम लोगों का जो घर है वो भी शायद तक वुड, मड ब्रिक और थेच से बना हुआ होता था, जो अब तक सरवाइव नहीं कर पाया है। पुराने जीवन के बारे में जानने की अगर हम लोग बात करते हैं तो सेलर्स और ट्रेवलर्स जो उन्हें विजिट करते थे उनके अकाउंट से भी हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। एक सबसे डिटेल्ड अकाउंट उस समय का जो मिलता है वो एक अननोन ग्रीक सेलर का है। उसने बताया है किस प्रकार से वो अलग अलग पोर्ट्स को विजिट किया करता था, और उस समय के उसने सिटी का डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। अब बैरी गाजा जो है उसकी हिस्टोरी हम लोग पढ़ लेते हैं। ये बैरी गाजा जो है वो भरूच का ग्रीक नेम है। यहाँ पे बैरी गाजा में जो गल्फ जो बनी हुई है वो बहुत नैरो थी, और यहाँ पे शिप्स वगैरह जो आती थी उनके लिए नेविगेट करना बड़ा मुश्किल होता था। तो यहाँ पे कुछ लोकल फिशरमैन होते थे जो कि बहुत स्किल्ड होते थे, वो राजा के द्वारा वहां लगाए गए थे, उनके द्वारा ही शिप्स को यहाँ पे पार करवाया जाता था। बैरी गजा की बात करें तो यहाँ पे इंपोर्ट्स की अगर हम लोग देखें तो वाइन, कॉपर, टीन, लीड, कोरल, टोपाज, क्लोथ, गोल्ड और सिल्वर कॉइन होते थे। और एक्सपोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे जो टाउन्स हैं यहाँ पे हिमालयस के आइवरी, अगेट, कार्नेलियन, कॉटन, सिल्क और परफ्यूम जो है वो यहाँ से एक्सपोर्ट होते थे। कुछ स्पेशल गिफ्ट जो है वो मर्चेंट्स के द्वारा राजा के लिए लाई जाती थी। उनमें सिल्वर के वेसल्स, सिंगिंग बॉयज, ब्यूटीफुल वुमेन, फाइन वाइन और फाइन क्लोथ भी हुआ करते थे। कॉइन्स की हम लोग बात करते हैं तो उस समय पे लोगों के पास में कॉइन्स हुआ करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट को ये कॉइन्स मिले हैं जो कि हजारों की संख्या में है, जो इस समय से जुड़े हुए हैं। और पुराने कॉइन्स की हम लोग बात करें तो इनमें से कुछ पंच मार्क कॉइन्स जो है वो मिले हैं। पंच मार्क कॉइन्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये कुछ प्रकार के रेक्टेंगुलर कॉइन्स होते हैं, कई बार स्क्वायर और राउंड शेप के भी होते हैं। ये मेटल सीट से या मेटल ग्लोब्यूल्स जो होते हैं, जो कि स्मॉल स्पेरिकल बॉडी का होता है, उससे बने हुए होते हैं। ये कॉइन्स जो हैं इंस्क्राइब नहीं होते थे, लेकिन स्टैम्प्ड होते थे सिंबल से या डाइज या पंचेस से, इसलिए इनको पंच मार्क्ड कॉइन कहा जाता था। ये कॉइन्स जो हैं वो हमारे सब कॉन्टिनेंट के कई पार्ट्स में मिले हैं, कई समय तक ये सर्कुलेशन में रहे थे। और उस समय की हम लोग अगर बात करें तो वहां पे मीन ऑफ एक्सचेंज में ये लोग बार्टर सिस्टम का भी प्रयोग किया करते थे, जिसमें कि एक सामान को देके दूसरे सामान को लेना ये किया करते थे। बहुत सारे सिटीज थे जिनके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन हुआ करते थे। अगर हम लोग अलग अलग सीजन्स के अनुसार बात करें तो यहाँ पे कुछ सिटीज की हम लोग बात कर सकते हैं जिनसे कुछ विशिष्ट फंक्शंस जो है वो जुड़े हुए होते थे। जैसे मथुरा का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। लगभग 2500 ईयर्स एगो मथुरा जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटलमेंट रहा था। ये इंपॉर्टेंट इसलिए रहा क्योंकि यहाँ पे ट्रेवल और ट्रेड के जो मेजर रूट्स हैं उनका क्रॉसिंग जो है वो होता था। चाहे लोग नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट जाते हैं या नॉर्थ से साउथ जाते हैं, वो यहाँ पे अक्सर टकराते हैं। बहुत सारे यहाँ पे फोर्ट्स बने हुए थे सिटी के चारों तरफ, और बहुत सारे श्राइन्स यानी टेम्पल्स वगैरह भी बने हुए थे। फार्मर्स, हर्डर्स और आसपास के जो लोग हैं जो कि सिटी के आसपास में रहा करते थे, वो भी यहाँ आया करते थे और लोगों को फूड प्रोवाइड करवाया करते थे। मथुरा एक ऐसा सेंटर भी रहा है जहाँ पे बहुत ही फाइन स्कल्पचर जो है वो प्रोड्यूस होता था। लगभग 2000 ईयर्स पहले की बात करें तो मथुरा जो है कुशानाज की सेकंड कैपिटल बन गया, जिसके बारे में आप चैप्टर नंबर 9 में पढ़ने वाले। मथुरा एक रिलीजियस सेंटर भी रहा है जहाँ पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, जैनास के श्राइन्स या टेम्पल्स और इसी के साथ साथ में कृष्णा का जो वर्शिप है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। मथुरा के अंदर कई स्टोन स्लैब्स और स्टेच्यूज हैं वो भी हमें मिलते हैं। इनमें सामान्यतः शॉर्ट्स, इंस्क्रिप्शंस और कुछ गिफ्ट जो कि मैन या वुमेन के द्वारा मोनेस्ट्रीज और श्राइन्स को दिए गए वो हैं। ये मोनेस्ट्री और श्राइन्स जो है किंग, क्वीन, ऑफिसर्स, मर्चेंट और क्राफ्ट पर्सन जो कि सिटी में रहा करते थे उनके द्वारा बनाए गए थे। और इंस्क्रिप्शंस की अगर हम लोग बात करें तो उनमें गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, वीवर्स, बास्केट मेकर्स, गार्लैंड मेकर्स, परफ्यूमर्स आदि का विवरण हमें देखने को मिलता है। क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट पर्संस, आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस हमें मिले हैं उनमें क्राफ्ट्स की भी बहुत सारी चीजें मिली हैं। इनमें फाइन पोट्री मिली है जिसको हम लोग NBPW यानी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहते हैं। इसका नाम वास्तव में जो है
वो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हमारा सब कॉन्टिनेंट है उससे पड़ा है। हमें यहाँ पे ये याद रखना चाहिए कि बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऐसे हैं जो अभी तक सरवाइव नहीं कर पाए। हम यहाँ से ये जान सकते हैं कि टेक्स्ट जो कि क्लॉथ के मैन्युफैक्चर हुआ करते थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पे फेमस सेंटर्स थे जैसे कि नॉर्थ में वाराणसी, साउथ में मदुरई। यहाँ पे महिलाएं और पुरुष दोनों काम किया करते थे। एनबीपीडब्ल्यू की अगर हम लोग बात करें तो एनबीपीडब्ल्यू एक हार्ड व्हील मेड मेटेलिक लुकिंग वेयर होता है जिसका सरफेस जो है साइनी ब्लैक होता है। पोर्टर लोग जो हैं इसको एक्सपोज करते थे बहुत हाई टेम्परेचर पे अपनी भट्टी में, जिससे इसका आउटर सरफेस है वो ब्लैक हो जाता था और एक फाइन ब्लैक शिप जो है वो उस पे लगाई जाती थी जो इसको पोट्री को एक मिरर जैसे कि शेप है वो दे देते थे। बहुत सारे क्राफ्ट पर्सन्स और मर्चेंट ऐसे थे जिन्होंने कुछ समूह बना लिए थे जिन्हें श्रेणीज कहा जाता था। ये श्रेणी जो है वो ट्रेनिंग देना, कच्चा माल अवेलेबल कराना और फिनिश्ड प्रोडक्ट को बांट देना, ये सारे काम करते थे। ये श्रेणी जो है वो ट्रेड को ऑर्गेनाइज करते थे। इनके पास बैंक भी हुआ करते थे जिनमें अमीर लोग अपने पैसा जमा करवाते थे और इन्हें इन्वेस्ट भी किया जाता था और इनका जो इंटरेस्ट है उससे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और मोनेस्ट्री जैसे जो हैं उनको सपोर्ट किया जाता था। स्पाइनिंग और वीविंग के लिए कुछ रूल्स। अर्थशास्त्र की हम लोग बात करें तो अर्थशास्त्र में हमें स्पाइनिंग और वीविंग के बारे में काफी कुछ जानकारी मिलती है कि ये जो काम है वो किस प्रकार से होता था। स्पाइनिंग और वीविंग का काम है वो अक्सर महिलाओं के द्वारा होता था जिसमें नन्स, कर्टिशंस की मदर, रिटायर्ड वुमेन, किंग के सर्वेंट्स, वुमेन जो कि टेम्पल सर्विस से रिटायर हो चुके हैं आदि जो महिलाएं हैं वो वूल, बार, कॉटन, हेम्प और फ्लेक्स के जो प्रोसेसिंग है उसमें लगी रहती थी। उनको अपनी क्वालिटी और वर्क की जो क्वांटिटी है उनके अनुसार पैसा मिलता था। जो महिलाएं घर से बाहर नहीं जा सकती थी वो अपने मेड सर्वेंट्स के द्वारा कच्चा माल मंगवाती थी और काम करने के बाद में उन्हें भिजवाती थी और उनका पैसा उन्हें मिल जाता था। महिलाएं जो है वो जल्दी सुबह अपनी पैसे लेने के लिए सुपरिंटेंडेंट के पास जाती थी। कोई भी सुपरिंटेंडेंट इनके साथ में गलत व्यवहार नहीं कर सकता था। अगर कोई भी सुपरिंटेंडेंट इनके साथ में गलत व्यवहार करता है तो उसे पनिशमेंट मिलता था और कोई भी महिला अगर अपना काम समय पे नहीं करती है तो उस पर फाइन लगता था और उसका अंगूठा भी काटा जा सकता था। अरिकामेडु जो है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। पुडुचेरी में अरिकामेडु जो है वो हमें देखने को मिलता है। ये लगभग 2200 से 19 ईयर एगो में एक बहुत ही बड़ा कोस्टल सेटलमेंट रहा जहाँ पे बहुत सारे जहाज अपने सामान को उतारा करते थे और डिस्टेंट लैंड तक लेके जाया करते थे। यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर जो है वो हमें देखने को मिलता है जो शायद तक उस समय कोई वेयर हाउस रहा होगा जहाँ पे लोग जो हैं अपने गुड्स वगैरह को रखा करते थे। इनमें मेडिटेरेनियन रीजन की पोर्ट्री और एम्फोर जो कि टॉल डबल हैंडल जार्स जैसे जिसमें बहुत सारे लिक्विड्स हम लोग रखते हैं और स्टैम्प्ड रेड ग्लेज्ड पोट्री जिन्हें अरेटाइन वेयर कहा जाता है जो इटली के एक सिटी के नाम पर है। इनको बनाने के लिए वेट क्ले जो है उसे प्रेस किया जाता था और एक मोल्ड में स्टैम्प किया जाता था। एक अन्य प्रकार की पोट्री भी यहाँ मिलती है जिसकी डिजाइन रोमन होती थी। रोमन लैम्प, ग्लासवेयर और जेम्स जो है वो भी इस साइट पे हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कुछ छोटे टैंक्स भी मिले हैं जिन्हें ये जो लोग हैं वो अपने कपड़ों को डाई करने के लिए काम में लिया करते थे और इस प्रकार के यहाँ पे बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं कि लोग जो हैं यहाँ पे बीड्स बनाया करते थे सेमी प्रेशियस स्टोन और ग्लासेस से। उसी समय दुनिया में क्या हो रहा था अगर उसको जानने का हम लोग बात करें तो यहाँ पे यूरोप की जो ओल्डेस्ट सिटीज हैं वो डेवलप हो रही थी। जब यहाँ पे गंगा वैली में बहुत अधिक डेवलपमेंट हो रहा था तो रोम जो है वो एक बहुत बड़े एम्पायर की कैपिटल है जो कि लगभग यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और वेस्ट एशिया के आसपास फैला हुआ है। ऑगस्टस जो कि यहाँ के सबसे इम्पोर्टेंट एम्परर रहे जिन्होंने लगभग 2000 ईयर्स एगो यहाँ पे रूल किया था, उन्होंने रोम को एक ब्रिक की सिटी पाया लेकिन उन्होंने इसे एक मार्बल की सिटी बना दिया। ऑगस्टस और उनके बाद वाले जो रूलर्स हैं उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स और पैलेसेस का निर्माण यहाँ पे करवाया था। उन्होंने बहुत बड़े बड़े एम्पी थिएटर्स का भी निर्माण करवाया। एम्पी थिएटर्स का मतलब होता है ओपन एरिना जिसमें बैठने के लिए सीट्स होते हैं, जैसे आजकल हमारे स्टेडियम्स होते हैं उस तरह के एम्पी थिएटर्स हुआ करते थे जहाँ पे सिटीजन जो है
वो सारे प्रकार के शोज़ या पब्लिक बाथ वगैरह जिसमें महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग व्यवस्था हुआ करती थी, उसको एन्जॉय कर सकते थे। यहाँ पे लोग मिलते थे, रिलैक्स होते थे। यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े एक्वीडक्ट्स जो हैं, पानी को निकालने के लिए, सप्लाई करने के लिए नहर की तरह वो भी बने होते थे, जिससे पानी यहाँ लाया जा सके और वापस सप्लाई किया जा सके। और इसी के साथ-साथ में बाथ, फाउंटेन और टॉयलेट्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। इस सब्जेक्ट के अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए, साथ ही साथ इस क्लास के अन्य सब्जेक्ट को देखने के लिए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।